गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल के बाहर मौजूद सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंपोनेंट होता है सेल के बाहर मौजूद, उसको सेल वॉल कहते हैं। किस किस में पाया जाता है? ये पाई जाती है फंजाई में और प्लांट्स में। फंजाई में ये बनी होती है काइटिन की और प्लांट्स में बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है। इसके बाद अब देखो इसकी फंक्शंस क्या होती है। एक तो ये शेप देती है सेल को, और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है। ये दो मेन काम है इसके, गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन। जब सेल नया नया बनता है तब जो सेल वॉल बनती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, और बाद में जब उसमें और दूसरे सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है तब उसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। देखो क्या दिया है इन्होंने। It not only gives shape to cell and protects the cell from mechanical damage and infection, helps in cell-to-cell interaction, provides barrier to undesirable macromolecules। तो यानी कि कैसे एक बैरियर का काम करती है और साथ में दो एडजॉइनिंग सेल्स को जोड़ती भी है। ये किस चीज़ की बनी होती है? एल्गी के केस में देखो, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मेनली सेलुलोज के, लेकिन दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। प्लांट्स के केस में सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, ये सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अब देखो, प्राइमरी सेल वॉल जब मैच्योर हो जाती है तब जाके सेकेंडरी सेल वॉल बनती है इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन की साइड वो नहीं बनती जाती है। मिडिल लेमेला क्या है? कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि नेबरिंग सेल्स को ज्वाइन करता है। जैसे एक सेल ये है और एक सेल ये है, ये दोनों की सेल वॉल है। तो सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है मिडिल लेमेला, जो कि इन दोनों सेल वॉल्स को आपस में ज्वाइन करता है। इसका बना होता है ये कैल्शियम पेक्टेट का, कैल्शियम पेक्टेट का ये बना हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद आगे क्या दिया है? सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला में बी ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, यानी इसके और इसके साइटोप्लाज्म को आपस में ज्वाइन करने का काम एक चैनल करता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि वो एक तरह का क्या है, वो पैसेज है जिससे कि दोनों साइटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद बात आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक सिस्टम है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा। इसमें कई ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब मिलकर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग ये है, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। किस चीज का नेटवर्क है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का। और उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ? जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो प्रोटीन फैक्ट्री है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन। इसी तरह से स्मूथ वो होते हैं
जिनके सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते और इसीलिए उन्हें कहते हैं स्मूथ, अपीयरेंस उनकी स्मूथ है, ये बनाते हैं लिपिड। तो रफ वाले जो हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ वाले जो हैं वो उससे अवे यानी कि दूर पाए जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखो फिगर 8.5 में दिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही प्रेजेंट है ये नेटवर्क और इसके ऊपर क्या चिपके हुए हैं, राइबोसोम्स। Electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in cytoplasm, which is called endoplasmic reticulum, divides the intercellular space into two distinct compartments. तो अगर हम एक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व करें, सपोज ये नेटवर्क है, तो एक चीज तो इसके अंदर है जिससे हम कहते हैं ल्यूमेन, और एक चीज ल्यूमेन के बाहर है। तो इसका नेटवर्क क्या है, इस तरह से डिवाइड कर रहा है, अंदर का स्पेस ल्यूमेन और ल्यूमेन से बाहर का स्पेस यानी कि साइटोप्लाज्म। The ER often shows ribosomes attached to the outer surface. वो रफ के केस में है कि रफ के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। Endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called smooth. हमने डिस्कस कर लिया। RER is frequently observed in cells actively involved in protein synthesis and secretion, क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए उन्हीं सेल्स में मिलेंगे जो कि एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीट कर रहे होंगे। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही ये पाए जाते हैं। Smooth endoplasmic reticulum major synthesis site for lipid. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesizing SER, क्योंकि जो स्टेरॉइड वाले हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सेक्स हार्मोन्स, वो हार्मोन्स भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड जो होता है वो एक तरह से लिपिड का ही एक दूसरा फॉर्म है। अब आते हैं हम गोल्गी एपेरेटस पर। गोल्गी एपेरेटस क्या होता है? गोल्गी एपेरेटस एक ऐसा ऑर्गेनेली है, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसका काम होता है कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जिन सब्सटेंसेस को बनाया उन सब्सटेंसेस को ये मॉडिफाई, पैक और फोल्ड करता है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसकी फंक्शन क्या है, मॉडिफाई, पैक एंड फोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि प्रोटीन्स और लिपिड, उनको ये पैक करता है, फोल्ड करता है और मॉडिफाई करता है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है। देखो, सबसे पहले इसको गैमिलो गोल्गाई ने ऑब्जर्व किया और इसमें हमें क्या दिखता है कि एक साइड से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, सपोज करो ये इसका स्ट्रक्चर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। एक साइड से ये लगातार क्या करता रहता है, बनता रहता है, और दूसरी साइड से धीरे धीरे खत्म होता रहता है। तो एक साइड को हम कहते हैं सिस और एक साइड को कहते हैं इसकी ट्रांस। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सेल्स। ये फ्लैट है, डिस्क की शेप के हैं, यानी कि अगर हम इनको साइड से देखें तो ये ऐसे दिखेंगे और हम इस साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिख रहे हैं। एक के ऊपर एक डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि इंटरकनेक्टेड होती है। इनके अंदर का जो स्पेस होता है इसे कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का। They are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. Golgi cisternae are concentrically arranged. Concentrically मतलब कि वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनका एक ही सेंटर होता है ना, इस तरह से, जैसे किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस होते हैं। नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस। अब ये वाली साइड कॉन्वेक्स है
यानी कि बाहर को निकले, तो इसे कहेंगे सिस, और ये कॉन्केव है तो इसे कहेंगे हम ट्रांस। अब सिस जो होती है ये फॉर्मिंग फेस है, यानी कि उस साइड से ये बनता जा रहा है, और ट्रांस जो होता है वो मैच्योरिंग फेस है, यानी कि वहां से ये खत्म होता जा रहा है। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, ये आपस में ये सारी जो ट्यूब्स होती है, डिस्क होती है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, पैकेजिंग करता है इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। यानी कि अगर ये एक सेल है और इसके अंदर ये ऑर्गेनेली है, सॉरी इसके अंदर एक गोल्गी है, तो गोल्गी के पैक किए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, मॉडिफाई पैक या फोल्ड किए हुए प्रोडक्ट्स, वो सेल के अंदर भी यूज हो सकते हैं और बाहर भी रिलीज हो सकते हैं, बाहर भी सीक्रेट हो सकते हैं और अंदर भी वो उपयोग हो सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह के काम करता है। पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी एपेरेटस। तो सपोज करो कि ये एक सपोज ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स बनाए वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में इसके पास रहे, इसके सिस एंड की तरफ, ये इसका सिस एंड है और ये इसका ट्रांस है। इन पैकेट्स को हम कहते हैं वेसिकल। ठीक है, वेसिकल नाम के पैकेट्स में प्रोटीन्स या लिपिड्स जो स्मूथ बनाएगा, प्रोटीन्स जो कि रफ बनाएगा, उनको पैकेट्स में यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक आने के बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग या फोल्डिंग होगी और फिर ट्रांस साइड से वो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे। इसके बाद दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, तो ये दोनों आसपास में पाए जाते हैं। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisterna of Golgi apparatus before they are released from the trans phase। तो अब देखो इन्होंने कुछ प्रोटीन्स के एग्जांपल दिए हैं, कुछ मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स में ग्लाइको मतलब तो होता है शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, और प्रोटीन का मतलब तो प्रोटीन है। तो एक तरह से इसमें दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स जॉइंट है, इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है। एक और एग्जांपल दिया है ग्लाइकोलिपिड, शुगर और लिपिड। तो इस तरह से नए नए टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके अंदर बनते हैं, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जिसके बारे में हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है। उसका रीजन ये है कि अगर ये एक्सीडेंटली फट जाए तो इसके अंदर से ऐसे एंजाइम्स रिलीज हो सकते हैं जो कि सारे पुराने ऑर्गेनेलीज या बेकार के स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये इनके अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। लगभग 42 टाइप्स के एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई और पैक कर देता है और उसके बाद उन्हें रिलीज कर देता है। एंजाइम्स भी एक तरह के क्या है, मॉडिफाई और पैक किए हुए प्रोटीन है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने प्रोटीन्स को मॉडिफाई और पैक किया, तब जाके वो एक पैकेट के रूप में निकले और सपोज करो कि उस पैकेट में एंजाइम्स थे। अब ये जो पैकेट है ये लाइसोसोम का रूप धारण कर सकता है। इस तरह से लाइसोसोम बनते हैं। ठीक है, कैसे? ईआर ने बनाया प्रोटीन, गोल्गी ने किया उससे मॉडिफिकेशन यानी फाइनल फॉर्म दिया और पैकेट के रूप में रिलीज कर दिया, जिसने लाइसोसोम की तरह काम किया। अब लाइसोसोम के कौन कौन से एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोलेज, लाइपेज। हाइड्रोलेज
हाइड्रोलेज यानी कि जो हाइड्रोलिसिस करे, लाइपेज जो लिपिड्स को ब्रेक करे, प्रोटीएज जो प्रोटीन्स को ब्रेक करे, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करे। सबके सब एसिडिक पीएच पे यानी कि लेस देन 7 पीएच पे काम करेगी, लेस देन 7 पीएच पर ये काम करेगी। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, सब चीज़ों को ये डाइजेस्ट यानी कि ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लास्ट टॉपिक जो है वो है वैक्यूल्स। VACUOLE, वैक्यूल की स्पेलिंग मैंने इसलिए बताई ताकि इसमें गलती ना हो। वैक्यूल ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर कि सिर्फ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन। और फंक्शन वैक्यूल का क्या होता है, या तो स्टोर करना होता है वाटर को, मिनरल्स को और दूसरे वेस्ट सब्सटेंसेस को, या फिर इसका एक फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर कंसेंट्रेशन, कि कितना वाटर अंदर आ रहा है सेल के, कितना बाहर जा रहा है, उसको ही कंट्रोल करता है। मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर कंसेंट्रेशन, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, उसको ये कंट्रोल करता है। The vacuole is the membrane-bound space found in cytoplasm, contains water, sap, excretory product and other materials not useful। यानी कि एक तरह से क्या कर रहा है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है कुछ समय के लिए। वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, वो मैंने लिख ही दिया। टोनोप्लास्ट में टोनो का मतलब क्या होता है, कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने वाला मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसके बाद अब इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्युपाई, यानी कि प्लांट सेल के केस में वैक्यूल्स की संख्या भी ज़्यादा होती है और इनका साइज भी बड़ा होता है। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल हैंड्स। कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर। तो सपोज करो ये एक सेल है और इस सेल में ये एक वैक्यूल है, और वैक्यूल क्या करता रहता है, बाहर से और सेल के अंदर से बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिपॉजिट करता रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था कि वो होता है जिसमें कि एनर्जी खर्च होती है और कम कंसेंट्रेशन से ज़्यादा कंसेंट्रेशन की तरफ भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। तो बाहर अगर वो सब्सटेंस कम है, सपोज पोटेशियम आयंस बाहर कम है, तभी वो उनको क्या करता रहेगा, अपने अंदर इकट्ठा करता रहेगा और अंदर कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह से अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाएगी। तो यही इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। इसके बाद अमीबा के केस में उन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में जो एक्सक्रीशन कराता है, और प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स जो कि फूड को कैप्चर करते हैं। तो ये दो टाइप के वैक्यूल्स के नाम याद रखने, फूड वैक्यूल, फूड कैप्चर प्रोटिस्ट के केस में, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका काम क्या है, इसका काम एक्सक्रीशन करना है। अमीबा के केस, अमीबा भी एक तरह का प्रोटिस्ट ही है। तो प्रोटिस्टा के अंदर दो तरह के ऑर्गेनेली हमें देखने को मिलते हैं, एक तो फूड वैक्यूल और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम करेंगे कल।